आज का जो वन लाइनर सीरीज में प्राचीन इतिहास के भाग 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम क्या है? आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, उसमें पूछ रखा है कि हरियाणा का जो प्रथम ज्ञात नाम प्राप्त हुआ है, हरियाणा का पहला नाम कौन सा था? तो या हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त नाम मिला है। हरियाणा का ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना गया है। ये चीज़ आप लिखेंगे, ये चीज़ आप साथ के साथ में नोट्स बनाएंगे। हरियाणा का ज्ञात प्रथम प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त है, ठीक है। उसके बाद में बोध ग्रंथ दिव्यावदान, सेकंड क्वेश्चन, बोध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के कौन कौन से नगर का वर्णन मिलता है? यदि आपसे पूछता है कि बोध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के कौन कौन से नगर का वर्णन मिलता है, तो बोध ग्रंथ दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। वो अग्रोहा जो महाराज अग्रसेन ने लगभग 3000 वर्ष पूर्व बसाया था, वो रोहतक जो तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया है। और इन दोनों नगरों का वर्णन बोध ग्रंथ दिव्यावदान में मिलता है। बोध ग्रंथ दिव्यावदान में हरियाणा के अग्रोहा और रोहतक का वर्णन मिलता है। ये चीज़ भी आप नोट करेंगे साथ के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा का बहुधान्यक, हरियाणा को बहुधान्यक किस में कहा गया है? ये क्वेश्चन क्या है कि वो क्वेश्चन एक बार देखें। हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से किस में जाना जाता है, किस में कहा गया है? तो हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से महाभारत में जाना गया है। हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से किस में जाना गया है प्रिय स्टूडेंट? तो आप बताएंगे महाभारत में। या महाभारत के अनुसार हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, या महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे बहुधान्यके के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्यके के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? हरियाणा का वह स्थान जहाँ से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं, तो आप बताएंगे मीताथल से। हरियाणा में एक शहर पड़ता है भिवानी, और उस भिवानी के अंदर एक कस्बा पड़ता है मीताथल, और उस मीताथल भिवानी से कुषाण कालीन सोने व चांदी के सिक्के मिले हैं। लेकिन मीताथल भिवानी की खुदाई का कार्य 1968 में, मीताथल भिवानी की खुदाई का कार्य 1968 में डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था बच्चे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सूरजभान के नेतृत्व में हुआ था। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने, वामन पुराण के अनुसार, कौन से पुराण के अनुसार बच्चे? तो आप बताएंगे वामन पुराण। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। बच्चे यहां से क्वेश्चन बनेगा कि किस पुराण में, किस पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था? तो आप बताएंगे वामन पुराण के अनुसार। कौन से पुराण के अनुसार? वामन पुराण। जैसा हमने लिखा है सेम टू सेम आप भी वैसे ही नोट्स बनाएंगे। और ये नोट्स आप इसलिए बनाते हैं ताकि एग्जाम टाइम में एक बार इनको रिपीट कर ले, सभी को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। तो आप बताएंगे वामन पुराण के अनुसार राजा कुरु ने द्वैत वन में हल चलाकर कुरुक्षेत्र को आबाद किया था। क्लियर है? उसके बाद में अर्जुनायण गण ने योद्धाओं के साथ में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। अर्जुनायण गण जिसका संबंध महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान से रहा है। अर्जुनायण गण की राजधानी कौन सा शहर रहा है? तो अर्जुनायण गण की राजधानी की बात करें तो रेवाड़ी शहर राजधानी रहा है। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी पलवल में पड़ता है। कोटन सिटी के नाम से पलवल को जानते हैं, और कोटन हब के नाम से रोहतक को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक बार प्रश्न को फिर से देखते हैं बच्चे। अर्जुनायण गण ने योद्धाओं के साथ में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। क्वेश्चन ये पूछ सकता आपसे कौन कौन से ने
किस किस गण ने मिलकर, कौन कौन से गण ने मिलकर, कौन कौन सी शक्तियों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो अर्जुनायन गण और योद्धों ने आपस में मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। कौन कौन सी शक्तियों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? तो अर्जुनायन गण और योद्धों ने मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के कौन से पर्व में मिलता है? हरियाणा का जो योद्धे गणराज्य था, हरियाणा के अंदर जो योद्धे गणराज्य था, उसका वर्णन महाभारत के कौन से पर्व में, कौन से फेस्टिवल में, कौन से उत्सव में मिलता है, कौन से पर्व में मिलता है? तो आप बताएंगे द्रोण पर्व के अंदर। महाभारत का जो द्रोण पर्व है, द्रोण पर्व महाभारत का, उसमें हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन मिलता है। क्लियर है? हरियाणा के योद्धे गणराज्य का वर्णन महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। कौन से पर्व में मिलता है बच्चे? तो आप बताएंगे द्रोण पर्व में। उसके बाद में हरियाणा के सैंधवकालीन स्थल दौलतपुर से विचित्र आकार की ईंट मिली है। हरियाणा में एक सैंधवकालीन स्थल है दौलतपुर और एक सैंधवकालीन स्थल है भगवानपुर। भगवानपुरा और दौलतपुरा सैंधवकालीन स्थल कहाँ हैं? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। और उस भगवानपुरा व दौलतपुरा से, भगवानपुरा से एक विचित्र आकार की ईंट मिली है। विचित्र आकार की ईंट कहाँ से मिली है? तो आप बताएंगे दौलतपुर से। विचित्र आकार की ईंट हरियाणा में कहाँ से मिली है? दौलतपुर से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार भरतवंशी सिंधु, भरत सिंधु तीर के निवासी थे। कौन से, किसके अनुसार या किसके अनुसार भरतवंशी, भरत जो थे वो सिंधु तीर के निवासी थे? तो जैमिनीय ब्राह्मण के अनुसार भरत सिंधु तीर के निवासी हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आपने सीधी वन लाइनर के अकॉर्डिंग लिखना है। महाभारत के अनुसार नकुल ने रोहतक व सिरसा को जीता था। महाभारत के अनुसार नकुल ने, राजा नकुल ने किस किस को जीता था? तो आप बताएंगे रोहतक को और सिरसा को जीता था। महाभारत के अनुसार नकुल ने रोहतक व सिरसा को जीता था। क्लियर है? वन लाइनर सीरीज में महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आए आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश को कृषि युग प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा के अंदर आए थे, महाभारत काल से लगभग शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा के अंदर आए थे, उन्होंने यहाँ पर कृषि युग प्रारंभ किया था। महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व जो आर्यवंशी हरियाणा आए थे, उन्होंने यहाँ पर कृषि युग प्रारंभ किया था। कौन सा युग प्रारंभ किया था बच्चे? कृषि युग। उसके बाद में हरियाणा में नवपाषाण काल की सभ्यता को सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में जो नवपाषाण काल की सभ्यता है, हरियाणा के अंदर नवपाषाण काल की सभ्यता है, इस सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से। हरियाणा में नवपाषाण काल की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदास नामक भरतवंशी शासक, ये सुदास नामक भरतवंशी शासक ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। सुदास नामक जो भरतवंशी शासक था, उसने कहां से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो आप बताएंगे हरियाणा से। सुदास नामक भरतवंशी शासक ने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन पूछेगा भरतवंशी शासक, कौन सा भरतवंशी शासक था जिसने हरियाणा से अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो आप बताएंगे सुदास। उसके बाद में हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से योद्धे काल में जाना जाता था। रोहतक में योद्धों का बोलबाला रहा है 3री शताब्दी में। लेकिन आपसे पूछ ले कि योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो योद्धे काल में हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, योद्धे काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था बच्चे? तो आप बताएंगे बहुधान्यके के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में गौड़ो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था। हो, याद रखिएगा। गौड़ो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस काव्य के अनुसार कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने, किस काव्य के अनुसार कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने
अपना दिग्विजय अभियान चलाया था, तो आप बताएंगे गहुड़ काव्य के अनुसार। और कुरुक्षेत्र दर्शन करके अयोध्या चले गए थे। गौड़हो काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया था, और उस अभियान के तहत में ये कुरुक्षेत्र दर्शन करके गए थे दिग्विजय अभियान के तहत। और उसके बाद में ये कहाँ पर चले गए थे, तो आप बताएंगे अयोध्या में चले गए थे। कहाँ चले गए थे बच्चे, अयोध्या में। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। हरियाणा के एक बड़े भूभाग का नाम श्रीकंठ जनपद है। ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता था, लेकिन ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? तो आप बताएंगे नाग वंश के शासक ने। हरियाणा प्रदेश के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद के नाम से जानते हैं, लेकिन ये नाम कौन से वंश के शासक ने दिया था? तो आप बताएंगे नाग वंश के शासक ने। किस वंश के शासक ने दिया था बच्चे? नाग वंश के शासक ने। उसके बाद में पुष्यभूति वंश अति प्रशंसा। पुष्यभूति वंश की जो अति प्रशंसा की गई है वो कौन सी पुस्तक में है? पुष्यभूति वंश की जो अति प्रशंसा की गई है वो कौन से पुस्तक में की गई है? तो बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र में पुष्यभूति वंश की बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है। क्लियर रखिएगा। प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर, प्रभाकर वर्धन जो वर्धन साम्राज्य का शासक था, वर्धन वंश का शासक हुआ करता था, इस प्रभाकर वर्धन ने हूण शासकों को पराजित कर लाट, मालव, सिंधु व गांधार पर विजय प्राप्त की थी। कहने का मतलब प्रभाकर वर्धन ने हूण शासक, जो हूण शासक हुआ करते थे, उनको पराजित करके कहां कहां पर विजय प्राप्त की थी? तो आप बताएंगे लाट में, मालव में, सिंधु व गांधार में विजय प्राप्त की थी। क्लियर है बच्चे। उसके बाद में मनुस्मृति में सरस्वती व दरसदवती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। मनुस्मृति जो है, उस मनुस्मृति में सरस्वती और दरसदवती, दरसदवती मतलब घग्गर, घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं? दरसदवती के नाम से। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है। उस मनुस्मृति में सरस्वती व दरसदवती के मध्य जो क्षेत्र स्थित था उसे किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मावर्त के नाम से। और आपने बच्चे यहाँ पढ़ा है हरियाणा का प्रथम ज्ञात प्रादेशिक नाम क्या था? तो आप बताएंगे ब्रह्मावर्त। हरियाणा का प्रथम ज्ञात प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त, और मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त सरस्वती व दरसदवती नदियों के मध्य स्थित बताया गया है। उसके बाद में तोमर शासकों के समय में हरियाणा क्षेत्र की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश की राजधानी दिल्ली थी, दिल्ली हुआ करती थी। तोमर शासकों के शासनकाल के दौरान हरियाणा प्रदेश की राजधानी क्या हुआ करती थी? दिल्ली, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जानते हैं। और लास्ट पॉइंट है भगवानपुरा व कुनाल हड़प्पा कालीन स्थल। कुनाल जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो फतेहाबाद में, और भगवानपुरा जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो कुरुक्षेत्र में। भगवानपुरा व कुनाल हड़प्पा कालीन नगर सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। भगवानपुरा व हड़प्पा कालीन जो स्थल है कुनाल, वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बताएंगे बच्चे सरस्वती नदी के ऊपर स्थित है। आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर, जो पहला प्रश्न है वो क्या है? तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि टोपरा अंबाला का अशोक स्तंभ, टोपरा जो अंबाला के अंदर है। हालांकि ये भी याद रखिएगा टोपरा को काफ़ी बुकें यमुनानगर के अंदर भी बताती है, तो दोनों के अंदर डाउट ये क्लियर हो जाना चाहिए। यदि ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो आप अंबाला को चुनेंगे, अंबाला ऑप्शन में नहीं आता है तो आप यमुनानगर को चुनेंगे, और यमुनानगर नहीं आता है तो अंबाला तो आपने चुनना ही है। टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ था, टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ था, उस अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लेकर आया था? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न एचएसएससी वाला काफी बार रिपीट करता है। तो टोपरा अंबाला का जो अशोक स्तंभ है उसको दिल्ली किसने रखवाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। किसने रखवाया था बच्चे? फिरोज शाह तुगलक ने। ये वही फिरोज शाह तुगलक है जिसने 14वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा का हिसार और हरियाणा का फतेहाबाद शहर बसाया था। 14वीं शताब्दी में हरियाणा का हिसार और हरियाणा का फतेहाबाद शहर किसने बसाया था? तो आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक ने। और उसी फिरोज शाह तुगलक ने
टोपरा जो अशोक स्तंभ है अंबाला का, उसको दिल्ली में रखवाया था, दिल्ली में लाया गया था। फिर किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। उसके बाद में लाडनू अभिलेख, जो लाडनू अभिलेख है, लाडनू अभिलेख, उस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया गया है। जो लाडनू अभिलेख है, इस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश का उल्लेख किया गया है। और इस लाडनू अभिलेख में कौन से शहर का, कौन से नगर का, कौन से राज्य का वर्णन किया गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा का। और इस लाडनू अभिलेख में हरियाणा प्रदेश की राजधानी कौन सा शहर बताया गया है? तो आप बताएंगे दिल्ली। हरियाणा की राजधानी दिल्ली किस अभिलेख में बताया गया है? लाडनू अभिलेख में। लाडनू अभिलेख में कहा गया कि हरियाणा, लाडनू जो अभिलेख है उसमें हरियाणा का जिक्र मिलता है और उसमें कहा गया है, साफ शब्दों में लिखा हुआ कि जो हरियाणा है इसकी राजधानी कौन सा शहर है? तो आप बताएंगे कौन सा शहर था? तो आप बताएंगे दिल्ली। लाडनू अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हरियाणा की जो राजधानी बताई गई है वो कौन सी बताई गई है? दिल्ली बताई गई है। उसके बाद में बिजोलिया अभिलेख, आपने नाम पहले भी सुना होगा। बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख मिलता है। चौहान जो राजा हुआ करते थे उन्होंने हरियाणा के नगरों को जीता था। चौहान राजाओं ने हरियाणा के नगरों के ऊपर कब्जा किया था, उनको जीता था। लेकिन ऐसा वर्णन कौन सी पुस्तक में, कौन से अभिलेख में मिलता है? तो आप बताएंगे बिजोलिया अभिलेख में। बिजोलिया अभिलेख में कहा गया है, बिजोलिया अभिलेख में लिखा हुआ है कि हरियाणा के नगरों को विजित किया था चौहान राजाओं ने। तो आप ये सीधा लिखेंगे, बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख मिलता है। हरियाणा के नगरों को विजित करने का उल्लेख बिजोलिया अभिलेख में मिलता है। क्लियर है ना बच्चे? क्लियर रखिएगा। उसके बाद में तोमर शासनकाल की जानकारी यशस्तिलिक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है। तोमर शासनकाल की जो जानकारी है, हरियाणा के अंदर तोमर वंश हुआ करता था। उस तोमर वंश की जानकारी कौन से ग्रंथ के अंदर मिलती है? तो आप बताएंगे यशस्तिलिक ग्रंथ के अंदर। तोमर शासनकाल की जानकारी यशस्तिलिक चंपू ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन आप सीधे लिखिएगा। एक दिन ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक दिन ये क्वेश्चन आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाएंगे। आपने जो हमारा सिलेबस पूरा किया है उस सिलेबस से जरा हटके हैं ये क्वेश्चन। जो सिलेबस आपने किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस सिलेबस से जरा हटके हैं। ऐसे क्वेश्चन शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आप पहली बार सीख रहे होंगे। तो आप ये क्वेश्चन साथ के साथ में नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा इन क्वेश्चनों के। उसके बाद में भद्दानकों ने प्रतिहार वंश के सामंत बनकर, भद्दानक जो हुआ करते थे, इन भद्दानकों ने प्रतिहार वंश के सामंत बनकर अहिरवाल क्षेत्र पर स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। अहिरवाल क्षेत्र के ऊपर भद्दानकों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। और वो भद्दानकों ने किसके सामंत बनकर? तो आप बताएंगे प्रतिहार वंश के सामंत बनकर। प्रतिहार वंश के सामंत बने पहले भद्दानक, और उसके बाद में अहिरवाल के ऊपर उन्होंने सत्ता ही जमा ली थी। हालांकि प्रतिहार वंश के शासक बने थे, उसके बाद में स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अर्णोराज, 12वीं शताब्दी में चौहान शासक अर्णोराज ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। 12वीं शताब्दी में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर, हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो चौहान शासक अर्णोराज ने 12वीं शताब्दी में हरियाणा पर आक्रमण किया और तोमरों को पराजित किया था। यह क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। चौहान शासक अर्णोराज हुआ करते थे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश के ऊपर आक्रमण किया था और उनको तोमरों को पराजित किया था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली संग्रहालय के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि 1328 को माना गया है। तो दिल्ली म्यूजियम है, दिल्ली संग्रहालय है, उस दिल्ली संग्रहालय के अनुसार हरियाणा पर जो स्वर्ग की तिथि है वो किसे बताया गया है? तो आप बताएंगे 1328 को बताया गया है। उसके बाद में बाबर के शासनकाल में हरियाणा के कौन से शहर में भयानक विद्रोह हुए थे? तो बाबर के शासनकाल में कैथल में भयानक विद्रोह हुए थे। बाबर जो हुआ करता था मुगल वंश का संस्थापक,
उस बाबर और मोहन सिंह मंडार के बीच में 1530 के अंदर विद्रोह हुआ था, जिसमें नाम आता है जो मोहन सिंह मंडार और बाबर आपस में कहाँ पर लड़े थे, तो आप बताएंगे मंडार राजपूतों का संबंध कहाँ से है, तो कलायत कैथल से। मोहन सिंह मंडार और बाबर के बीच में संघर्ष 1530 में कैथल में हुआ था। क्वेश्चन एक पूछा जाता है, एचएसएससी के माध्यम से पूछा जाता है कि मंडार राजपूतों का संबंध कहाँ से है, तो मंडार राजपूतों का संबंध कलायत कैथल से है। कहाँ से है बच्चे, तो आप बताएंगे कलायत कैथल से मंडार राजपूतों का संबंध है। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना जिसका नामकरण जिसका जो नामकरण है गबन गोहाना या गौधवाना या गोहाना का नामकरण पृथ्वीराज चौहान ने किया था। पृथ्वीराज चौहान जिसका दरबारी कवि चंद्रबरदाई था, और वो चंद्रबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और वो चंद्रबरदाई जिसे हरियाणा का आदि कवि कहते हैं, वो चंद्रबरदाई जो हिसार से था, और हिसार जो किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने गोहाना नगर के मंदिर में पूजा करने वालों को बंदी बनाकर हत्या करवा दी थी। हरियाणा का कौन सा शहर ऐसा है जहां पर लोग पूजा करने के लिए जाते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने पूजा करने वाले लोगों को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी, तो आप बताएंगे गोहाना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि गोहाना के निवासियों ने किसका विरोध किया था, या फिरोज शाह तुगलक का विरोध कहां के निवासियों ने किया था, तो आप बताएंगे गोहाना के निवासियों ने। कहां के निवासियों ने, गोहाना के निवासियों ने। मेवात के शासक हेमराज ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देने वाला शासक हेमराज कहां से हुआ करता था। मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती देना मतलब मौत को चुनौती देना था, और मोहम्मद गोरी की सेना को चुनौती दी थी मेवात के हेमराज ने। तो याद रखिएगा, मेवात के शासक हेमराज ने गोरी की सेना को चुनौती दी थी। 1680 में राजाराम और उसके भतीजे राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था। राजाराम और उसके भतीजे चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था, सिनसनी व सोंधी ये जाट विद्रोह का मुख्य केंद्र हुआ करता था बच्चे। उसके बाद में सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता पलवल हुआ करता था। सल्तनत काल जो 1206 से लेकर और गुलाम वंश से लेकर 1526 तक लोधी वंश तक रहा है, वो सल्तनत काल जिसमें हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता या सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता कौन सा हुआ करता था, पलवल जिसका पुराना नाम है अपलवा। कॉटन सिटी के नाम से भी जानते हैं किसे, पलवल को कॉटन हब के नाम से जाना जाता है। किसको, तो आप बताएंगे सिरसा को। उसके बाद में हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले, हरियाणा में जो कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को मुसाहिब किसने कहा था। हरियाणा के अंदर जो कर एकत्रित करता था उसे साहिबे दीवान कहा जाता था, लेकिन साहिबे दीवान को मुसाहिब किसने कहा था, साहिबे दीवान को मुसाहिब किसने कहा था, सूरदास। सूरसागर और साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। सूरदास कहाँ से थे, तो आप बताएंगे सिही गांव फरीदाबाद से। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। और हरियाणा में एक सूर पुरस्कार दिया जाता था, सूर पुरस्कार का नाम बदलकर सूर सम्मान कब किया गया था, तो आप बताएंगे बच्चे 2006 के अंदर। उसके बाद में 1525 में बाबर द्वारा हरियाणा में प्रवेश करने से पहले हमीद खान ने उसे रोकने का प्रयास किया था। हरियाणा में बाबर ने 1525 में प्रवेश करने की सोची थी। हरियाणा में बाबर 1525 में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही हमीद खान ने बाबर को रोकने का प्रयास किया था। बाबर को हरियाणा में प्रवेश करने से पहले रोकने का प्रयास किसने किया था, तो आप बताएंगे हमीद खान ने किया था।
हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल, हुमायूं का एक छोटा भाई हुआ करता था हिंदाल, हुमायूं ने अपने भाई हिंदाल को मेवात की सरकार सौंपी थी। हुमायूं का जो भाई हिंदाल हुआ करता था, उस हिंदाल को हुमायूं ने मेवात की सरकार सौंपी थी। सुल्तान बनने से पहले बलबन हरियाणा में हांसी का इख्तियार हुआ करता था। सुल्तान जो बलबन बना था, गुलाब वंश का सुल्तान बना था, लेकिन सुल्तान बनने से पहले जो बलबन है, सुल्तान बनने से पहले बलबन हांसी हिसार का इख्तियार हुआ करता था। हांसी हिसार का इख्तियार था, ये याद रखिएगा। बलबन ने ही मेवातियों की शक्तियों को नष्ट किया था, बलबन ने ही कानौड़ फोर्ट बनाया था, और बलबन ने ही दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर गोपालगिरी का दुर्ग बनाया था। गोपालगिरी का दुर्ग दिल्ली और गुरुग्राम की सीमा पर है, जो किसने बनाया था? तो आप बताएंगे बलबन ने। उसके बाद में सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था। सल्तनत काल में, सल्तनत काल के अंदर, सल्तनत काल में राज्य में ग्रामीण पंचायतों के मुखिया को मुकद्दम के नाम से जानते थे। सल्तनत काल के अंदर जो ग्रामीण पंचायतें हुआ करती थी, उनका जो मुखिया हुआ करता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे मुकद्दम के नाम से। किस नाम से जाना जाता था प्रिय स्टूडेंट? तो आप बता देना मुकद्दम के नाम से। उसके बाद में अहमद शाह अब्दाली भारत से लौटते वक्त, अहमद शाह अब्दाली था, वो भारत से लौटते वक्त, मतलब अहमद शाह अब्दाली भारत से लौटते वक्त पानीपत के नीचे वाले हिस्से को रुहेल सरदार नजीबुद्दौला को सौंप के गया था। जब अहमद शाह अब्दाली भारत से लौट रहा था, तो पानीपत के नीचे वाले हिस्से को किसको सौंप कर गया था? तो रुहेल सरदार नजीबुद्दौला को। किसको सौंप के गया था? रुहेल सरदार नजीबुद्दौला को सौंप के गया था। वो है 16 अप्रैल 1843 को कहां के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि 16 अप्रैल 1843 का दिन था, और 16 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कहां के किले पर अधिकार कर लिया था? तो आपसे पूछे कि 16 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कहां के किले पर अधिकार कर लिया था? तो आप बताएंगे कैथल, कैथल के किले पर। ये कैथल, जिसे आप हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, छोटी काशी कैथल को क्यों कहते हैं? तो आप बताएंगे कैथल को छोटी काशी नवग्रह कुंड के कारण कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने नवग्रह कुंड की स्थापना युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। किसके हाथों करवाई थी? युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। हरियाणा का एकमात्र जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का एकमात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी कैथल के मुंदड़ी गांव में ही है, लेकिन कैथल के किले के ऊपर अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1843 में कब्जा कर लिया था। कैथल के किले पर 16 अप्रैल 1843 में कब्जा कर लिया। इसी के साथ में प्रिय स्टूडेंट आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा एचएसएससी वाला, और वो ये आपसे पूछेगा कि कौन से शहर के चारों तरफ, कौन से शहर के चारों तरफ अंग्रेजों ने 1843 में 7 चौकियां स्थापित की थी? 1843 में कौन से शहर के चारों तरफ अंग्रेजों ने 7 चौकियां स्थापित की थी? तो आप बताएंगे कैथल शहर के चारों तरफ। कौन से शहर के चारों तरफ? कैथल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल कहा जाता है? ये पूछ रहा है कि हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल कहा जाता है? हरियाणा में किस वर्ष आए अकाल को नाभिया अकाल के नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे 1833-34 के अंदर। 1833-34 के अंदर जो हरियाणा में अकाल पड़ा था, उस अकाल को नाभिया अकाल के नाम से जाना जाता है, नाभिया अकाल के नाम से। लेकिन इसी के साथ में आपने एक प्रश्न और भी पढ़ा होगा, और वो प्रश्न क्या है कि राज्य में जो वर्षा पर आधारित कृषि है, राज्य में वर्षा पर आधारित जो खेती है, उसे किस नाम से जानते हैं? राज्य में वर्षा पर आधारित खेती को हम बारानी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं प्रिय स्टूडेंट? तो आप बताएंगे बारानी के नाम से। लेकिन प्राचीन समय में, जो पुराने समय है, प्राचीन समय है, उसमें जो कृषि वर्षा पर आधारित थी, जो कृषि वर्षा पर आधारित थी, या
जो जमीन सिंचित थी उस जमीन को किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे चाही के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? चाही के नाम से। प्रिय बच्चे, आप ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राचीन समय में हरियाणा के अंदर जो सिंचित भूमि हुआ करती थी, इरिगेटेड लैंड जो हुआ करती थी, सिंचित भूमि, उसको किस नाम से जानते थे? तो आप बताएंगे चाही के नाम से। किस नाम से जाना जाता था? चाही के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर, कौन से युद्ध में? बर्मा युद्ध में। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कहां से शुरू की थी? तो आप बताएंगे रोहतक से। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार हो चुकी है। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार हो चुकी है, यह चर्चा हरियाणा के किसानों ने सुनी तो हरियाणा के किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। और हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल कहां से बजाया था? तो आप बताएंगे रोहतक से। रोहतक से तारावती के पुत्र रोहितास के नाम पर बसाया गया शहर है रोहतक। एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं रोहतक को। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 18 तक। जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 18 तक चला था, उस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक हुआ करता था। और इस रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। वो पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था, जिसकी डेथ 1956 में हुई थी। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी 1956 में ही बनी थी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार के पश्चात कहां हरियाणा के किसानों ने बगावत की शुरुआत कहां से की थी? तो आप बताएंगे रोहतक से की थी। कहां से की थी बच्चे? तो रोहतक से की थी। रणजीत सिंह ने जींद के शासक प्रताप सिंह को पकड़कर कहां से अंग्रेजों से सौंपा? भाई, जो जींद का शासक प्रताप सिंह था, ये रणजीत सिंह के पास में जाता है लाहौर में। जींद का शासक जो प्रताप सिंह था, वो रणजीत सिंह के पास में जाता है शरण लेने के लिए, क्योंकि इसके पीछे अंग्रेज पड़े हुए थे। और वो लाहौर में रणजीत सिंह के पास में गया। लेकिन रणजीत सिंह ने पहले तो आश्वासन दे दिया कि आप यहां जाओ, बाद में जींद के शासक को पकड़ लिया। रणजीत सिंह के जो भी सेनापति वगैरह थे, जो भी सेना हुआ करती थी, उसने जींद के शासक को पकड़ लिया और पकड़ के अंग्रेजों को सौंप दिया। तो आप ये क्वेश्चन फिर से देखेंगे क्या है कि रणजीत सिंह ने जींद के शासक प्रताप सिंह को पकड़कर कहां से अंग्रेजों को सौंपा था? कौन से शहर से अंग्रेजों को सौंपा था? तो आप बताएंगे लाहौर से। कौन से शहर से बच्चे? लाहौर से। लाहौर कौन सी नदी के ऊपर है? रावी नदी के ऊपर है। पहली बार झंडा कौन सी नदी के ऊपर फहराया गया था? तो आप बताएंगे रावी नदी के ऊपर। कौन से शहर में? लाहौर में। किसने फहराया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है? तो आप बता देना चंडीगढ़। कौन सा है? चंडीगढ़। उसके बाद में रानी सोधराही का संबंध किस रियासत से? कौन सी रानी का? रानी सोधराही का संबंध किस रियासत से है? जींद रियासत से। रानी सोधराही का संबंध कौन से रियासत से है? तो आप भी बताएंगे जींद रियासत से। हरियाणा के किस स्थान पर अधिकार करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर से सेना भेजी थी? हरियाणा के कौन से शहर के ऊपर, कौन से जिले के ऊपर कब्जा करने के लिए जनरल वान कोटलैंड ने, ये लिखा हुआ है, जनरल वान कोटलैंड ने फिरोजपुर पंजाब से सेना भेजी थी? तो आप बताएंगे हिसार। जब जनरल वान कोटलैंड के नेतृत्व में सेना हिसार आ चुकी थी, तो रानिया से 1857 की जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था नूर मोहम्मद खां, जो रानिया से क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो नूर मोहम्मद खां के बारे में जब जनरल वान कोटलैंड को हिसार में पता चलता है कि रानिया सिरसा से अंग्रेजों का सुपड़ा साफ कर दिया,
तो जनरल वान कोटलैंड अपनी सेना लेकर हिसार से चलते हैं सिरसा की तरफ। जब हिसार को पार करके सिरसा के क्षेत्र में प्रवेश करते तो जनरल वान कोटलैंड और नूर मोहम्मद खां के मध्य युद्ध हुआ था। और वो युद्ध कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो आप बताएंगे सिरसा के अंदर हुआ था। उसके बाद में 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर हुआ करता था? तो आप बताएंगे गुरुग्राम का। 1857 की क्रांति के समय विलियम फोर्ड कहाँ का कलेक्टर था? तो आप बता देना गुरुग्राम का कलेक्टर हुआ करता था। उसके बाद में हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया था। प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता? इसे किस नाम से, जो यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी, यूनियनिस्ट पार्टी चौधरी छोटूराम ने, उनको प्रदेश में किस नाम से जाना जाता था? तो आप बताएंगे जमींदारी लीग के नाम से। देखें, हरियाणवी क्षेत्रों में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटूराम ने जोरदार अभियान चलाया। प्रदेश में इस पार्टी को किस नाम से जाना जाता था? जमींदारी लीग। सर छोटूराम ने जमींदारी लीग का गठन कब किया था? 1924 में। सर छोटूराम ने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड कब बनाया था? तो आप बताएंगे 1938 में। सर छोटूराम ने किसानों के लिए जो मार्केटिंग बोर्ड बनाया था वो 1938 में बनाया था। ठीक है। श्री फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कब की? तो आप बताएंगे 1923 में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्री फजली हुसैन के साथ में मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? तो आप बताएंगे 1923 के अंदर की थी। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सारे ही क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1923 में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली कब रोहतक आए थे? तो हम ये भी कह सकते कि महात्मा गांधी है, वो महात्मा गांधी किसके किसके साथ में रोहतक आए थे? तो मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में आए थे। लेकिन महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में रोहतक आए ही कब थे? तो आप बताएंगे 8 अक्टूबर 1920 में। महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ में रोहतक आए थे। लेकिन इनके साथ में रोहतक कब आए थे? तो 8 अक्टूबर 1920 में इनके साथ में वो रोहतक आए थे। उसके बाद में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने मांडले जेल कब भेजा था? 1907 में, जब कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग हुआ था 1907 में। उसी समय लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने मांडले जेल में भेजा था। तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय के साथ में मांडले जेल में हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी को भेजा गया था? तो आप बताएंगे अजीत सिंह को भेजा गया था। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार ने मांडले जेल कब भेजा था? 1907 में। एक बार आज तक ये क्वेश्चन पूछा है एचएसएससी ने, तो ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, या हरियाणा से किस व्यक्ति ने भाग लिया था? कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया था, या हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो लाला उग्रसेन ने भाग लिया था। लेकिन इसी के साथ में आपने एक प्रश्न और याद रखना, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हरियाणा की तरफ से किसने भाग लिया था? तो प्रिय स्टूडेंट आप बता देना,
इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के अंदर हरियाणा की तरफ से लाला लाजपत राय ने भाग लिया था और लाला लाजपत राय के साथ में जाने वाले व्यक्ति कौन थे? लाला चूड़ामणि हुआ करते थे ये। लेकिन लाला जो उग्रसेन है इसने हरियाणा की तरफ से नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस 12 जनवरी 1932 में मनाया गया था। ये याद रखिएगा, पंजाब प्रदेश में कांग्रेस के कहने पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो आप बता देंगे बच्चे, 12 जनवरी 1932 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 12 जनवरी 1932 में। और अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1935 में मनाई गई थी। हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती 28 दिसंबर 1935 के अंदर मनाई गई थी, क्योंकि उस समय कांग्रेस 50 साल का हो गया था। कांग्रेस है वो 50 साल का हो गया था 1935 के अंदर। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए थे? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1921 के अंदर। अरे स्वदेशी आंदोलन का प्रचार करने के लिए मदन मोहन मालवीय व मोहम्मद अली रोहतक कब आए थे? तो आप बताएंगे 15 अक्टूबर 1921 के अंदर। उसके बाद में हरियाणा के कौन से नेता असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं थे? हरियाणा का वह नेता जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो उसमें नाम आता है सर छोटू राम का। हरियाणा का वह नेता जो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं था, तो वो नेता था सर छोटू राम। कौन हुआ करता था बच्चे? तो आप बताएंगे सर छोटू राम वो नेता हुआ करता था। उसके बाद में कहाँ की नगरपालिका ने, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ की नगरपालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था? हरियाणा का वह नगर जहां की नगरपालिका ने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। तो रोहतक जो नगरपालिका हुआ करती थी उसने प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया था। तो ये आज की वन लाइनर सीरीज थी और आशा करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद भी आई होगी, आपको अच्छी भी लग रही होगी और ये पर्सन आप साथ के साथ में लिख भी रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। तो आप एकदम बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं। और ये सीरीज हमने इसलिए शुरू की है ताकि जो भी पर्सन रह जाते हैं वो पर्सन कवर हो जाए, एग्जाम में आपका कोई भी पर्सन गलत ना हो, आप दूसरे लोगों से अलग कुछ कर सके। तो इसलिए ये सीरीज हमने स्टार्ट की है। आप लगातार अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाए रखिएगा। आपके प्यार और सहयोग की हमें अत्यंत आवश्यकता है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहें। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।